नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जो वैदिक संस्कृति से भी बहुत बहुत पुराना है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विकसित एक शहरी सभ्यता की जो आज से लगभग क्या कह सकते हैं 5000 साल पहले मौजूद थी। और हमारी आज की जो चर्चा है उस इंडिया नाम के YouTube चैनल का एक वीडियो है। ये वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के जो आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जो विशेषताएं हैं, उन पर रोशनी डालता है। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस सभ्यता को अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता आखिर क्यों माना जाता है, इसके पीछे क्या राज है। चलिए इस भूली हुई दुनिया की परतों को खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक अंग्रेज जब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में घूम रहा था तो उसे हड़प्पा में कुछ टीले और पुरानी ईंटें दिखीं। उसने इस पर लिखा भी, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। असली कहानी तो इसके कई साल बाद शुरू हुई। हाँ, और वो भी एक रेलवे लाइन की वजह से। 1853 में जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो दो अंग्रेज इंजीनियर थे, जेम्स और विलियम बर्टन। बटन बंधु। तो उन्हें ट्रैक के नीचे बिछाने के लिए कोई मजबूत चीज चाहिए थी और उन्हें पास के एक गांव हड़प्पा में खंडरों का एक बहुत बड़ा ढेर मिल गया जिसमें पक्की ईंटें भरी पड़ी थीं। तो उनके लिए तो ये एक तरह से सोने की खान जैसा था। बिल्कुल, उन्होंने उन ईंटों का जमकर इस्तेमाल किया। वे हैरान थे कि ये ईंटें इतनी पुरानी होने के बावजूद इतनी मजबूत कैसे हैं। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सुनियोजित सभ्यताओं में से एक की ईंटों को उखाड़कर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा रहे हैं। ये तो इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, कि एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों पर एक मॉडर्न तकनीक की नींव रखी जा रही थी। सचमुच अविश्वसनीय है। तो फिर दुनिया को इसकी अहमियत का अंदाजा कब और कैसे हुआ? तो इसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने उस जगह का सर्वे किया, लेकिन वो भी इसके असली महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाए। असली मोड़ आया 1921 में। 1921 में, हाँ। जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम सानी ने हड़प्पा की एक व्यवस्थित खुदाई शुरू की और उसके ठीक अगले साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से लगभग 650 किलोमीटर दूर एक और जगह खोजी, मोहनजोदड़ो। बिल्कुल, तब जाके दुनिया की आंखों के सामने एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता का नक्शा उभर कर सामने आया। अच्छा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खोज लगभग एक ही समय पर हुई। लेकिन मुझे एक बात हमेशा उलझाती है, हम इसे हमेशा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, जबकि मैंने सुना है कि मोहनजोदड़ो ज्यादा बड़ा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण शहर था। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब पुरातत्व की एक परंपरा में छिपा है। नियम यह है कि जब भी कोई अज्ञात संस्कृति या सभ्यता खोजी जाती है तो उसका नाम उस जगह पर रखा जाता है जहां उसके सबूत सबसे पहले मिले थे। ओह, अच्छा। तो चूंकि हड़प्पा वो पहला स्थल था जिसकी आधिकारिक खुदाई हुई और जिसने इस सभ्यता के होने पर मुहर लगाई, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। समझ गई। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी तो कहते हैं? हाँ, वो इसलिए क्योंकि इसके शुरुआती ज्यादातर शहर सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे बसे थे। तो ठीक है, रेलवे ट्रैक की ईंटों से शुरुआत हुई, पर असल में ये सभ्यता कितनी बड़ी थी? क्या ये बस कुछ शहरों तक ही सीमित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इसे असाधारण बनाती है। स्रोत के अनुसार आजादी के समय तक हमें सिर्फ 40-50 जगहों के बारे में पता था। सिर्फ 40-50? हाँ, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर लगभग 1500 हो चुकी है। 1500? जी, जिनमें से करीब 925 भारत में और 575 पाकिस्तान में हैं। 2 स्थल तो अफगानिस्तान तक में मिले हैं जो इनके व्यापारिक नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। 1500 स्थल, ये तो किसी साम्राज्य जैसा लगता है। इसका फैलाव कहां से कहां तक था? इसका भौगोलिक विस्तार तो दिमाग चकरा देने वाला है। आप कल्पना करके देखें, उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक। महाराष्ट्र तक? हाँ, और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान ईरान सीमा पर मौजूद सुतका गिंडोर तक। कुल मिलाकर लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बनता है ये। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए कोई तुलना है? हाँ,
और स्रोत में जो तुलना दी गई है वही इसके असली पैमाने को दर्शाती है। उस समय की दो और महान सभ्यताएं थीं, मिस्र और मेसोपोटामिया। हाँ, समकालीन थी। बिल्कुल। तो अगर उनके कुल क्षेत्रफल को मिला भी दिया जाए तब भी सिंधु घाटी सभ्यता उनसे 12 गुना ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। 12 गुना? ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं है, इसका मतलब है कि इतने बड़े इलाके में एक जैसी संस्कृति, एक जैसे शहर, एक जैसी व्यवस्था को बनाए रखना, यह किसी बहुत ही उन्नत संगठन की ओर इशारा करता है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था। इतने विशाल क्षेत्र में हमें एक जैसे पक्की ईंटों के आकार मिलते हैं, एक जैसे माप तौल के बाट और एक जैसी नगर योजना मिलती है। यह दिखाता है कि उनके बीच एक मजबूत सांस्कृतिक और शायद प्रशासनिक जुड़ाव था। इस विशाल पैमाने को देखकर दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये सब कब हुआ? हम कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं? देखिए, इस पर थोड़ी बहस है, लेकिन कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक तकनीकों से जो समय सीमा सबसे ज्यादा स्वीकृत है वो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच का समय। 2500 ईसा पूर्व? हाँ, ये सभ्यता का परिपक्व यानी मैच्योर दौर था। मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब यहाँ भारत की धरती पर यह भव्य शहरी सभ्यता अपने चरम पर थी। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लोग थे कौन? किसने बनाए ये अद्भुत शहर? क्या इस बारे में स्रोत में कोई जानकारी है? ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है और इस पर इतिहासकारों में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। स्रोत के अनुसार ज्यादातर भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत के ही मूल निवासी मतलब द्रविड़ लोग थे जो आर्यों के आने से पहले यहाँ रहते थे। ठीक है, ये तो एक थ्योरी हुई। दूसरी क्या है? दूसरी थ्योरी सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे कुछ विदेशी इतिहासकारों की है। उनका तर्क था कि इसके निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे जो मेसोपोटामिया से आए थे। मेसोपोटामिया से? जी। उन्होंने ये तर्क इसलिए दिया क्योंकि दोनों सभ्यताओं के शहरों की बनावट, उनकी मोहरों और व्यापारिक संबंधों में कुछ समानताएं दिखीं। एक मिनट, लेकिन क्या ये थ्योरी थोड़ी सुविधाजनक नहीं लगती कि भारत की इतनी महान और मौलिक सभ्यता का श्रेय भी बाहर से आए लोगों को दे दिया जाए? क्या इस विचार में एक तरह का वो औपनिवेशिक पूर्वाग्रह नहीं झलकता? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और इसी वजह से आज ज्यादातर विद्वान इस बाहरी थ्योरी को खारिज करते हैं। सिंधु घाटी की अपनी एक मौलिकता है जो कहीं और नहीं मिलती। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि ये यहीं की धरती पर यहीं के लोगों द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी सभ्यता थी। पर जब तक हम उनकी लिपि नहीं पढ़ लेते, कोई भी दावा पुख्ता तौर पर नहीं किया जा सकता। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा हैरान करता है, इनका नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग। स्रोत में बताया गया है कि इनके शहर किसी आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए लगते हैं, बेतरतीब बसे हुए नहीं। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। सड़कें बिल्कुल सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर काटती थी। ग्रिड पैटर्न? इसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल। आज का चंडीगढ़ शहर इसी पैटर्न पर बसा है ना। हाँ। मुख्य सड़कें 10 मीटर यानी करीब करीब 33 फीट तक चौड़ी होती थी ताकि बैलगाड़ियां आसानी से आ जा सकें। स्रोत में एक बात पढ़कर तो मैं सचमुच चौंक गई। लिखा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि पीछे की गलियों में खुलते थे। आज तो हर कोई मेन रोड फेसिंग घर चाहता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद मुख्य सड़क के शोर और धूल से बचने के लिए, या फिर सुरक्षा और क्या कहते हैं गोपनीयता के लिए। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है वो है उनका जल प्रबंधन और स्वच्छता का स्तर। हाँ, लगभग हर घर में अपना एक आंगन, एक कुआं और एक स्नानागार यानी बाथरूम होता था। और नालियों की व्यवस्था। स्रोत के मुताबिक हर घर की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी और वो मुख्य नाली शहर के बड़े नाले से। ये सारा गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये सारी नालियां ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई। स्वच्छता का ये स्तर तो अकल्पनीय है। अकल्पनीय ही है। सोचकर देखिए, ये 5000 साल पहले की बात है। आज भी हमारे कई आधुनिक शहरों में खुली नालियां एक बड़ी समस्या है। सही बात है। स्रोत में गुजरात के धोलावीरा का एक अद्भुत उदाहरण है जहां पुरातत्वविदों को लकड़ी से बनी नालियां मिली हैं। लकड़ी की नालियां? हाँ, और हजारों साल बाद भी वे अच्छी खासी स्थिति में हैं। ये उनकी इंजीनियरिंग, उनकी सामग्री के ज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर उनकी गंभीरता का जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ शहर बनाना नहीं था,
ये एक स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण था। बिल्कुल। वाह। और शहरों की अपनी बनावट भी बहुत योजनाबद्ध थी, है ना, जैसे वो दुर्ग और निचला शहर। हाँ, ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचे टीले पर बना होता था, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। दुर्ग। अनुमान है कि यहाँ शासक वर्ग या पुरोहित रहते होंगे, और जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं, जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, वो यहीं होती थी। दूसरा हिस्सा था पूर्वी टीला, जो निचला शहर था, जहां आम नागरिक, व्यापारी और कारीगर रहते थे। क्या सारे शहर ऐसे ही थे, दो हिस्सों में बटे हुए? लगभग सभी। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है जो स्रोत में बताया गया है, धौलावीरा। अच्छा। ये एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 हिस्सों में विभाजित था। दुर्ग एक मध्य नगर और एक निचला नगर, 3 हिस्सों में। हाँ, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद वहाँ का समाज और भी ज्यादा जटिल था। शायद शासकों और आम लोगों के बीच एक तीसरा, मतलब व्यापारियों या अधिकारियों का वर्ग भी मौजूद था। तो इन अद्भुत शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा था? वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे? स्रोत के अनुसार वे कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, खजूर जैसी चीजें उगाते थे। वे सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़े पहनते थे और कढ़ाई का काम भी जानते थे। सोने, चांदी, कीमती पत्थरों और मनकों के आभूषणों के भी शौकीन थे। और धातु का इस्तेमाल? वे तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसी कांसे से वे औजार और बर्तन बनाते थे। लेकिन स्रोत में एक बात है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। वहां लिखा है कि इतनी सारी जगहों की खुदाई के बाद भी आज तक कहीं भी तलवार, ढाल या कवच जैसे हथियार नहीं मिले हैं। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे असाधारण विशेषताओं में से एक है। कुछ भाले या तीर के सिरे मिले हैं, लेकिन वो शिकार के लिए भी हो सकते हैं। एक संगठित सेना या युद्ध के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि ये एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। ये हमारे इतिहास बोध को एक तरह से पूरी तरह से बदल देती है। कैसे? हम अक्सर महान सभ्यताओं को उनकी जीती हुई लड़ाइयों, उनके क्रूर सम्राटों और विशाल सेनाओं से याद करते हैं, चाहे वो रोमन हो या मंगोल। सही है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सभ्यता का सबूत है जिसकी महानता का पैमाना युद्ध नहीं, बल्कि व्यापार, सहयोग, इंजीनियरिंग और अपने नागरिकों का बेहतर जीवन था। ये इस विचार को चुनौती देता है कि प्रगति के लिए संघर्ष और हिंसा जरूरी है। ये तो बहुत गहरी बात है। एक ऐसी महाशक्ति जिसका आधार हथियार नहीं बल्कि व्यापार और विकास था। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका जिक्र स्रोत में भी है। इनकी लिखावट, इनकी लिपि। हाँ, सिंधु घाटी के लोग लिखना जानते थे। हमें उनकी मुहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और तांबे की पट्टियों पर छोटे छोटे लेख मिले हैं। किस तरह की लिपि है ये? यह एक चित्रात्मक लिपि है जिसमें मछली, इंसान और कई तरह के चिन्ह बने हुए हैं। अच्छा। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं पाया है। पढ़ नहीं पाया है, मतलब ये अभी तक एक राज है। हाँ, एक बहुत बड़ा राज। और अगर इसे पढ़ लिया गया तो यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक होगी। तो फिर क्या होगा? यह एक चाबी की तरह है जो उस पूरे खोए हुए संसार का दरवाजा खोल सकती है। हम जान पाएंगे कि उनके राजा का नाम क्या था, या क्या वहां राजा जैसा कोई पद था भी। हाँ। वे किन देवताओं की पूजा करते थे, उनके कानून क्या थे, और सबसे बड़ा सवाल, इतनी उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोई बाढ़ आई, या कोई बीमारी फैली, या जलवायु परिवर्तन हुआ? ये सारे जवाब उन अनपढ़ चिन्हों में कैद हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की एक झलक देखी। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, विशाल, सुनियोजित, शांतिप्रिय और तकनीकी रूप से उन्नत। उनकी इंजीनियरिंग, स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता और शांति पर उनका जोर, ये सारी बातें आज भी हमें चकित करती हैं। इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर शहरी जीवन और एक जटिल समाज का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना और गौरवशाली है। ये सिर्फ गांवों और कस्बों का देश नहीं था, बल्कि यहाँ दुनिया के पहले और सबसे बेहतरीन महानगरों में से एक का विकास हुआ था। ये हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण और अक्सर भुला दिया जाने वाला अध्याय है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत के अंत में एक बहुत ही आशावादी बात कही गई है कि जब ये लिपि पढ़ी जाएगी तो शायद ऐसे राज खुलेंगे जो हम भारतीयों के लिए और भी गर्व का विषय होंगे।
सोचने वाली बात यह है कि उन अनपढ़े संकेतों में हमारे अतीत का कौन सा मौलिक सत्य छिपा हो सकता है। क्या वो हमें एक ऐसे समाज की कहानी सुनाएंगे जहां युद्ध नहीं, सहयोग ही सबसे बड़ा मूल्य था? और अगर वो सच सामने आया तो क्या वो हमारे आज के समाज को देखने का हमारा नजरिया बदल देगा?